जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो की सीरीज़ में मैं अर्थशास्त्र के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और कैसे उसके प्रश्न बन सकते हैं, क क्या आपको टिक करना है, ये भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक टेस्ट के रूप में। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोग अपना टिक कीजिएगा और उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊँगा। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की लगभग कितना परसेंट आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो ऑप्शन के हिसाब से 59.9%। हमारे भारत में जितने भी हमारे 142 करोड़ लोग रहते हैं, इसका टोटल 58.9 इसका टोटल कितना 58.9% कृषि उद्योग पर निर्भर है। अब जब भी कृषि उद्योग की बात आती है, तो कृषि उद्योग का मतलब कृषि से रिलेटेड कुछ भी चीज़, जैसे पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, मछली पालन करना, अंडा उद्योग करना, दूध की बढ़ोतरी करना, गाय को पालना, भैंसों को पालना, ठीक है? तो ये सब किस में आएगा? कृषि उद्योग में। कोई भी कृषि उद्योग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी जो कृषि उद्योग होता है, कृषि से रिलेटेड, कच्ची वस्तु से रिलेटेड, ठीक है? वो किस में आएगा? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में। और अर्थव्यवस्था के भारत में अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं टोटल? 3 क्षेत्र। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। पहले प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं, दूसरे को औद्योगिक क्षेत्र और तीसरे को सेवा क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस राज्य का है? सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक। तो सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है जिससे हम किसी भी देश के लोगों के जीने का स्तर, रहन सहन का स्तर, उनके मेडिकल का स्तर देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मानव का विकास कैसा है। अब भारत में अगर बात की जाए, तो टोटल 28 राज्यों में जहाँ पर कैसी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसी नहीं है, उसके हिसाब से मानव का जो विकास हुआ है पिछले कुछ कई दशकों से, उसमें जो हमारा राज्य है वो केरल सबसे आगे है। अब मानव विकास सूचकांक का मतलब कि सरकार क्या-क्या फैसिलिटी अपने राज्य के लोगों को प्रोवाइड करा रही है। मेडिकल, हेल्थ, इंश्योरेंस और जैसे साफ-सफाई वाला माहौल, खाद्य पदार्थ, क्या कोई भुखमरी की कगार में तो नहीं है? आर्थिक जीवन कैसा है और बौद्धिक जीवन कैसा है? क्या वो आगे बढ़ रहे हैं? अगर उनको कोई दिक्कत भी हो रही है, तो वो क्या उनके आस-पास में कोई प्राथमिक इलाज वाला, उपचार वाला है या नहीं? ये सारे आंकड़े देखे जाते हैं, ठीक है? बौद्धिक विकास होता है, लैंग्वेज का विकास होता है, क्या वो सही कपड़े पहन रहे हैं, क्या वो सही खा रहे हैं, क्या उनकी शिक्षा अच्छी है, उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है और क्या वो भारत के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। तो ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाता है और इसमें हमारा देश केरला का उच्चतम यानी हाई एचडीआई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है? तो सबसे पहले यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई है। अर्थव्यवस्था के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दूसरा होता है साम्यवादी और तीसरा होता है मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी व्यक्ति होता है, अर्थव्यवस्था निजी व्यक्तियों के हाथ में होती है। फाइनल प्रोडक्ट का मूल्य निजी व्यक्ति ही तय करते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण करता है वो सरकार करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो लक्ष्य होता है वो लाभ कमाना होता है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो लक्ष्य होता है वो कल्याण करना होता है। लेकिन जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के गुण आ जाते हैं कि उसमें पूंजी का निर्माण भी हो और समाज का कल्याण भी हो, यानी लाभ भी हो और कल्याण भी हो। इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन के हिसाब से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। तो हमारे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई जा रही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका क्या आशय होता है कि प्राइवेट क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण करेंगे और जिससे फायदा भी होगा, लाभ भी होगा और लोक कल्याण भी होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या होता है? किसी भी देश की, राष्ट्र की, राज्य की अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा?
सीधी सी बात है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो अधिक भूमि का ग्रहण होगा, अधिक खाद्य पदार्थ का ग्रहण होगा, संसाधनों का अधिक ग्रहण होगा। नतीजा, जनसंख्या वृद्धि से अगर संसाधनों की ग्रहणता नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर आर्थिक विकास क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार को तो सभी को देखना है और सरकार सभी लोगों को फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए अत्यधिक पैसा खर्च करेगी और जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, आर्थिक विकास उतना ही कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि संसाधन पहुँचाने हैं। जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या को संसाधन पहुँचाने में आर्थिक विकास में हमेशा क्या आती है? कमी आती है, क्योंकि आर्थिक संसाधनों का दोहन ज़्यादा होने लगता है। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की व्याख्या को विभिन्न आधारों पर आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन-कौन से हैं? जब भी हम आर्थिक विकास की व्याख्या करते हैं, तो उनको किन-किन आधारों पर आकलन किया जाता है, जोड़ा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जी बिल्कुल, इसको जोड़ा जाता है। प्रति व्यक्ति आय भी आर्थिक विकास की व्याख्या करता है। आर्थिक कल्याण का आधार भी आर्थिक विकास की व्याख्या करता है। अब हम देश में कैसे कह दें कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है? देखिए, हमारे देश में आर्थिक सहायता सब लोगों को मिल रही है, जैसे वृद्धा पेंशन, जैसे छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, जिसके पास घर नहीं है शहरी विकास योजना के तहत उसे घर मिल रहा है, और जिसके पास अनाज नहीं है सरकार उसे अनाज दे रही है। इस तरीके से सरकार हर वर्ग के लोगों का आर्थिक विकास कर रही है। तो एक तो जितना ज़्यादा हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी बढ़ेगा, उतना सरकार मदद पहुंचा पाएगी। प्रति व्यक्ति आय जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आर्थिक विकास होगा और उतना ही ज़्यादा आर्थिक कल्याण भी होगा। यानी ये सभी आधार व्याख्या करते हैं आर्थिक विकास की। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? 2022 में देखा जाए तो भारत की रैंक क्या है? 132। इससे पहले रैंक थी 130। यानी अभी मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा खराब जा रहा है। अभी क्या है? 132। 2022 में हमारे भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 132। इससे पहले क्या था? 130। यानी 2 पॉइंट हमारी दशा और खराब हुई है। आगे बढ़ते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पाकिस्तान के महबूब उल हक ने किया था। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ध्यान दीजिएगा। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इसको रट लीजिएगा। महबूब उल हक ने, ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। इन्होंने पहला विकास सूचकांक तैयार किया था। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए, मैंने अभी पहले चर्चा की थी कि अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। पहले क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं, दूसरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जितनी भी कच्ची वस्तुएं होंगी या जितनी भी चीज़ों की कृषि की जा रही होगी, कच्ची वस्तुओं का उत्पाद किया जा रहा होगा, कृषि की जा रही होगी, खेती बाड़ी की जा रही होगी, वो सब पहले क्षेत्र में आएंगे। और उन्हीं को अगर फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जा रहा होगा तो उसको बोला जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। जैसे आटा है, अब आटे का बिस्किट बनाना है तो कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में बनेगा। तो फैक्ट्री कहाँ जाएगी? औद्योगिक क्षेत्र में। और वही बिस्किट जब बाहर बिकने के लिए आ जाएगा मार्केट में, तो वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो इसमें से प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे? कृषि के क्षेत्र को। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्र याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि क्षेत्र को। और औद्योगिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। भारत में की जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? सेवा क्षेत्र से आता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? हमारे इंडियन गवर्नमेंट का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1935 का भारत शासन के अधिनियम तहत बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अस्तित्व में आया और भारत का बैंकों का बैंक है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई में इसका मुख्यालय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही निर्देश देता है कि कितनी करेंसी भारत में छापनी है और उसका वितरण करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में तो है, लेकिन इसके 4 उप मुख्यालय भी हैं। उप महानगर में जो जितने भी महानगर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, तो इन चारों शहरों में इसके उप मुख्यालय भी हैं। ये ध्यान दीजिएगा। आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, देश का विकास करना है, और देश का विकास तो वही पार्टी करती है जो सत्ता में रहती है, और सत्ता को चलाता कौन है? प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इसका भी कौन होता है अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो उसकी नियमावली बनाना और किस तरीके से व्यापार होगा वह संस्था कौन तय करता है? वह है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका में है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक तय करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 15 मार्च 1950 को, ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। और यह योजना आयोग क्या करता था? देश के लिए योजनाएं बनाता था कि देश का विकास कैसे करना है, देश का डेवलपमेंट कैसे करना है। आगे चलने के बाद जब सन 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो 2015 से यही योजना आयोग बन गया नीति आयोग। क्या बन गया? नीति आयोग। यही योजना आयोग बन गया नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। और इसका फुल फॉर्म क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है। आज जो नीति आयोग है उसका पुराना नाम है योजना आयोग। उसका गठन हुआ है 15 मार्च 1950 में, और इसको 2015 में कर दिया गया है नीति आयोग, NITI, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म ही पूछते हैं। और इसके अध्यक्ष होते हैं PM। इसका अध्यक्ष कौन होता है? PM होते हैं, प्रधानमंत्री। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब से बनाया जा रहा है? 2015 से। अच्छा, 2015 से एक और चीज़ याद रखिएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है सन 2015 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा विश्व में जो लीची होती है वो भारत में होती है। अब भारत में भी कहाँ पे? बिहार में। अब बिहार में इतनी ज़्यादा लीची होती है इसीलिए बिहार में ही इसका अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे इसको बनाया गया? बिहार में। ठीक है, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है? बिहार में। और पूरे विश्व में कहाँ होती है? भारत में। और भारत में इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बिहार में। तो ये इसको याद रखना है आपको। और भी देखा जाए तो भारत सब्जी और फलों के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पे है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम नंबर पे है, गन्ना उत्पादन पे दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारा इधर का आंसर हो जाएगा ए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको CSO भी बोला जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये तय करती है भारत की राष्ट्रीय आय। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय आय कब से कब की गणना की जाती है? वित्त वर्ष। कौन सा वर्ष? वित्त वर्ष। हमारे भारत का वित्त वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक। हमारे भारत का जो वित्त वर्ष है वो कब से कब तक है? इस साल के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक। ये होता है हमारा। इसी बीच में हम अपने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। और कौन संस्था करेगी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अच्छा, भारत में वित्तीय वर्ष, भारत, अभी मैंने बताया भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस साल के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च के बीच तक पूरी GDP, NDP, NNP, इन सब की गणना की जाएगी। और राष्ट्रीय आय की भी गणना इसी के बीच में की जाती है, 1 अप्रैल। अच्छा, 1 जुलाई से 30 जून, ये क्या है? ये कृषि वर्ष है। इसको क्या बोलेंगे? कृषि वर्ष। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक हमारा क्या होता है? कृषि वर्ष होता है। और 1 अप्रैल से अगले साल 31 तक क्या होता है? हमारा वित्त वर्ष होता है।
तो हमारा ए आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का ए आंसर। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किनकी रचना है? ये हमारे ग्रंथों में है और अर्थशास्त्र नामक एक किताब थी, राजनीति की किताब थी, इसकी रचना चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था। विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ये चाणक्य की। कौन से वंश से? मौर्य वंश से। और ये किसके अर्थशास्त्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मूरा वंश अपने माता के नाम से मौर्य वंश को चलाया था। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन, ध्यान दीजिएगा, ये 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949, आंसर बी हो जाएगा। धन संबंधी परिभाषा किसने दी थी पहली बार? एडम स्मिथ ने। कि धन का ज्ञान, धन एक विज्ञान है, धन एक ज्ञान है और धन का ज्ञान समझना चाहिए। और अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। और विश्व के अब तक के बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं एडम स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी धन संबंधी परिभाषा किसने दी थी पहली बार? एडम स्मिथ ने, अपने किताब के माध्यम वेल्थ ऑफ नेशन से। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान है, यह किसने कहा था? यह कहा था मार्शल ने। यह भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा था अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान है। किसने? मार्शल ने, जॉन मार्शल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, आपको बता दें, भारत में अर्थशास्त्र वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश से लिया जाता है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की बात होगी और इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात होगी, तब आप एडम स्मिथ को आंसर लगाएंगे। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को बोला जाता है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना इन्होंने। अर्थशास्त्र को क्या बोला इन्होंने? धन का विज्ञान। और धन के विज्ञान की भी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी। तो ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र का पिता इन्हीं को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में कपास कपड़ा मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार एक बेसाल्टिक लावे से बना था और उसके बाद उस लावा से काली मृदा का निर्माण हुआ और काली मृदा के कारण वहां पर कपास उगने लगी और कपास इतनी ज्यादा होने लगी उस मिट्टी में कि उसको कपासी मृदा भी कह दिया गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास उगाया जाता था उस समय और यही कारण था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास की कपड़ा मिलें थी। तो किस भारतीय राज्य में कपास कपड़ा की संख्या सबसे अधिक थी? महाराष्ट्र में। लेकिन वर्तमान में अगर प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज्यादा भारत में कौन सा राज्य कपास उत्पादन करता है, वो है गुजरात। उसका आंसर क्या होगा? गुजरात। इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा कपास किस राज्य में उत्पादन होता है, वो है गुजरात। गुजरात में भी काली मृदा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीबी दूर करना था और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था? ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार में 5वीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी की सरकार ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, पानी कम होता है, तो कौन सी है इसमें? बाजरा। बाजरा क्या है? हमारी खरीफ की फसल है। अब बाकी क्या है? रबी की फसल, ठंडी के सीजन की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? ठंडी के सीजन की फसल, नमी ज्यादा होती है, बारिश कम होती है, तापमान भी कम होता है। तो वो कौन सी है? मटर। आपने देखा होगा सर्दियों में मटर खूब आती है, आलू मटर घर में बहुत बनता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है। और श्वेत क्रांति हमारा किससे संबंधित है? मिल्क से, मिल्क उत्पादन से हमारा संबंधित है श्वेत। और श्वेत क्रांति के तहत ही हमारे भारत में आज इतना ज्यादा मिल्क उत्पादन, दूध उत्पादन होता है कि भारत में दूध उत्पादन में हमारा देश सबसे ज्यादा अग्रणी है। और सबसे ज्यादा पशुधन भी भारत में ही है। और भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशुधन है और उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में आगे है। लेकिन यहां बात हो रही है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, तो वह वी कुरियन। कौन है? वी कुरियन। तो 25वें क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ए,
ये थे आपके हाई स्पीड 25 क्वेश्चन। इनको पढ़िए और यही क्वेश्चंस बार-बार आते हैं, बार-बार देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।